Hello everyone, welcoming you all to our YouTube channel Reliant Commerce Academy. Students, wishing you all the very best to be successful this year by cracking your UGC NET examination 2022. तो इसी आशा के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इसका नाम है एनपीए मैनेजमेंट इन बैंक्स। इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द मीनिंग एंड कैटेगरीज ऑफ एनपीए. So NPA, what is NPA? Before understanding it, let's talk about banking. 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री ने एक बहुत मेजर चेंज फेस किया है. ठीक है, अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है डिपॉजिट्स लेना एंड उन डिपॉजिट को फर्दर लेंड करना उन लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत है. सो अगर हम बात करें बैंक्स की, बैंक्स डिपॉजिट्स को जो वो डिपॉजिट्स लेता है पब्लिक से, उन डिपॉजिट्स को वो फर्दर लोन्स और एडवांसेस की फॉर्म में उन लोगों को तक प्रोवाइड करता है जिनको उसकी ज़रूरत है. जैसे कि यहाँ पे बैंक ने अपना फॉर एग्जांपल लोन प्रोवाइड किया है मिस्टर श्याम को, राइट. तो यहाँ पर जो मिस्टर श्याम है वो बैंक के लिए क्या है, लोन एसेट. अब हमारा जो टॉपिक है वो है एनपीएस का. वैसे तो बैंक के अंदर वेरियस एसेट्स होते हैं बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली उन एसेट्स की बात करेंगे जो कि होते हैं हमारे लोन एसेट. जैसे कि यहाँ पे हमने मिस्टर श्याम का एग्जाम्पल लिया है, तो मिस्टर श्याम बैंक के लिए एक क्या बन गए, एसेट, क्योंकि बैंक ने मिस्टर श्याम को क्या प्रोवाइड करा है, एडवांस. अब क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर श्याम जो हैं क्या वो बैंक के लिए परफॉर्मिंग एसेट हैं या नॉन परफॉर्मिंग. तो इसको समझने के लिए हम एसेट को दो कैटेगरीज, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. वन इज परफॉर्मिंग एसेट, अदर इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको एब्रिविएशन में हम एनपीए बोलते हैं. अगर मिस्टर श्याम अपने लोन की जो भी अमाउंट है ड्यू डेट पर इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट, आई रिपीट, मिस्टर श्याम अपने लोन की जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट ड्यू डेट पर बैंक को पे कर देते हैं, तो मिस्टर श्याम बैंक के लिए क्या बन गए, परफॉर्मिंग एसेट. या अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो बैंक को अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइमली ड्यू डेट पर रिसीव हो जाता है तो बैंक के लिए मिस्टर श्याम जो कि एक एसेट है वो क्या बन जाते हैं, परफॉर्मिंग एसेट. बट ऑन द अदर साइड अगर मिस्टर श्याम जो कि बैंक के लिए लोन एसेट है टाइमली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ड्यू डेट पर पे नहीं करते हैं और ये जो टाइम लिमिट है 90 डेज से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो मिस्टर श्याम उनके लिए क्या बन जाते हैं, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट. इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे. मान लीजिए मिस्टर श्याम ने अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की अमाउंट की जो ड्यू डेट थी वो थी 1 जनवरी 2022. तो ड्यू डेट 1 जनवरी 2022 को उनको पेमेंट कर देनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने पेमेंट नहीं की. जनवरी के 31 डेज भी चले गए, पेमेंट नहीं रिसीव हुई बैंक को. फेब्रवरी के 28 डेज भी चले गए, पेमेंट नहीं रिसीव हुई. सिमिलरली मार्च का भी मंथ निकल गया और पेमेंट रिसीव अगर नहीं होती है बैंक को, तो बैंक इज गोइंग टू वेट टिल 90 डेज, यानी 90 दिनों तक भी बैंक उनको अभी एनपीए की कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं करेगा और परफॉर्मिंग एसेट ही मानेंगे. बट जैसे ही 91st डे आता है यानी 1 अप्रैल 2022 को मिस्टर श्याम जो कि एक बैंक की लोन एसेट है उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा जिसका नाम होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सो इससे हमें क्या समझ आता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कि बैंक्स को 90 डेज के लिए 90 डेज तक भी कोई अमाउंट पे नहीं करते हैं और उनकी ड्यू डेट 90 डेज से ज़्यादा एक्सीड हो जाती है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर एसेट को हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में. अब इसको हम टेक्निकली अंडरस्टैंड करते हैं.
मीनिंग से देखिए, एनपीए जैसे कि हमें पता है बैंक्स ने एक बहुत मेजर चेंज फेस करा आफ्टर लिबरलाइजेशन, और बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि उनको फंड्स को लेंड करना है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल की बात करें या पर्सनल लोन्स की बात करें, चाहे हम हाउस होल्ड लोन्स की बात करें, बैंक्स की ड्यूटी बनती है, बैंक्स का ये फंक्शन है कि वो लोन प्रोवाइड करता है। बट आज की डेट में बैंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं लोन्स प्रोवाइड करने में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एनपीए जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे बैंक की ओवरऑल फंक्शनिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो एनपीए क्या हुआ? एनपीए इज डिफाइंड एज अ लोन एसेट विच has ceased to generate any income for a bank, whether in the form of interest or principal repayment, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। तो उसे हम क्या कहते हैं? एनपीए। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन डिसाइडेड है वो कितनी है? 90 डेज की। तो नाउ डेज जो बैंक्स हैं अब बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं इस चीज़ को लेकर, एंड जो हमारे आरबीआई के जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं जो किसने दिए हैं? आरबीआई ने, उनके अकॉर्डिंगली बैंक जो है कभी भी इंटरेस्ट नहीं बुक कर सकता। किसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं बुक कर सकता? एनपीए के ऊपर, एक्रूवल बेसिस पर। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इंटरेस्ट है इनको हम तभी बुक कर सकते हैं अगर ये एक्चुअली में रिसीव हुए हों, अदरवाइज हम इनको बुक नहीं कर सकते। वी नीड टू वेट फॉर दैट कि ये जो इंटरेस्ट है इनको हम बुक तभी कर सकते हैं अगर ये एक्चुअली रिसीव्ड हो, राइट? तो इस वजह से, इस कारण से ये जो एनपीए का जोन है ये ओवरऑल बैंक की वर्किंग फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, एंड इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे बैंक का कौन सा एरिया होगा? सीपीए, क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरिया। सो एनपीए को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बैंक के लिए, एंड एनपीए बेसिकली एक प्रॉब्लमैटिक जोन बन जाता है बैंक्स के लिए अगर उनको टाइमली अपने एडवांसेस को रिसीव नहीं कर पाते हैं। फर्दर इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू। एनपीए की अगर हम फर्दर डिवीजन की बात करें, एनपीए हमारे 3 कैटेगरीज में आ जाता है। एक होता है हमारे पास सब स्टैंडर्ड, एक होता है डाउटफुल, एक होता है लॉस एसेट। बट सब स्टैंडर्ड से पहले भी हमारे पास एक होता है स्टैंडर्ड एसेट। जैसे कि मिस्टर श्याम का हमने एग्जाम्पल लिया। अगर मिस्टर श्याम विद इन 90 डेज या ड्यू डेट पर पेमेंट कर देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एसेट। बट अगर 12 मंथ्स हो चुके हैं, 90 डेज हो चुके हैं और उन्होंने 90 डेज तक कोई पेमेंट नहीं करी है, तो वो इमीडिएटली कौन सी कैटेगरी में फॉलो इन करते हैं? एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इस तरीके से ये ड्यूरेशन जो है फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए सब स्टैंडर्ड में रहती है। आफ्टर 1 ईयर उसकी कैटेगरी चेंज होकर डाउटफुल एसेट में आ जाती है, और अगर 1 साल के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो उसको हम किस में डाल देते हैं? लॉस एसेट। लॉस एसेट का मतलब अब वहाँ से कोई होप नहीं है कि वहाँ से वो पर्टिकुलर जो एसेट है हमें पे बैक करेगा या नहीं। तो लॉस एसेट की कैटेगरी में क्या होता है? देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। नो चांस ऑफ रिकवरी कैसे? अगर आरबीआई को कोई ऑफिसर कह दे कि अब आपको इस पर्टिकुलर एनपीए से कोई होप रखने की ज़रूरत नहीं है, या बैंक का मैनेजर कह दे कि देयर इज़ नो होप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनपीए, या फिर बैंक का ऑडिटर कह दे, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर वो ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि देयर इज़ नो, दिस पर्टिकुलर एसेट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज that it is not going to pay you back or there is no chance of recovery, then this will be categorized under the loss asset. So these are the 3 categories. We are going to take it one by one. I hope the meaning of NPA is clear. Let's take it. So NPA affects the profitability of bank. This is the main problem जिसके लिए ये, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा concerned area बन गया है। तो एनपीए क्या हुआ? एक ऐसा लोन है, एडवांस है, जहाँ पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल की जो अमाउंट है वो अभी तक ओवर ड्यू है। कितने ड्यूरेशन हो गई है? मोर देन 90 डेज, स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। तो उसको हम क्या कह देते हैं? एनपीए कह देते हैं। जो हमारा अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, एंड जो भी
हमें अमाउंट मिलनी चाहिए थी, जो भी ड्यू डेट पर हमें अमाउंट मिलनी चाहिए थी वो हमें रिसीव नहीं हो रही है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल लोन की, आपको पता है एग्रीकल्चर लोन भी बैंक प्रोवाइड करता है। एंड अगर एग्रीकल्चर लोन में हमारे पास बात करें तो हमारे पास दो ड्यूरेशन की बात करते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन लोन, एक होता है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन लोन। अगर हम एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक ड्यूरेशन के लिए कोई भी अमाउंट ड्यू डेट के बाद भी पे नहीं हुई है, एक सिंगल ड्यूरेशन के लिए, तो हम उसको एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। बट जब हम बात करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स की, तो वहाँ पर 2 क्रॉप सीजन अगर ओवर ड्यू हो जाते हैं तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डाल देते हैं, एनपीए की कैटेगरी में डाल देते हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एग्रीकल्चर लोन दो ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें और लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर ड्यू अमाउंट जो है वो इट इज़ ड्यू फॉर ओवर 1 ड्यूरेशन, तो उसको एनपीए में डाल देते हैं। बट अगर हमने शॉर्ट ड्यूरेशन का लोन प्रोवाइड करा है तो वहाँ पर हम वेट करते हैं 2 क्रॉप सीजन के लिए। अगर जो अमाउंट है ड्यू अमाउंट वो हमें 2 क्रॉप सीजन के लिए भी नहीं मिलती है, देन वी कीप दैट इन द कैटेगरी ऑफ एनपीए। ठीक है, तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स एंड 1 क्रॉप सीजन इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। ये हमारे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम बात करें एग्रीकल्चर लोन की, तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए कितने सीजन, 1 क्रॉप सीजन, बट शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए कितने सीजन, 2 क्रॉप सीजन के बाद ही उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास एग्जाम में। तो बेसिकली ये जो एनपीएज हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होगा, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा हमारी बैंक्स के ऊपर। अगर हम बात करें इसमें बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो एनपीए नो डाउट प्रॉफिटेबिलिटी तो क्या कर देता है, रिड्यूस कर ही देता है, बट एट द सेम टाइम एनपीएस ऑल्सो इंक्रीजेज द कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, देखिए जब आपसे किसी ने पैसे लिए हैं और अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक चिंताजनक एरिया वही होगा जिस पे आपको फोकस करना होगा। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, अब आप पूरे कोशिश करोगे, बैंक पूरी कोशिश करता है, पूरे एफर्ट डालता है और खर्चा करता है ताकि जो वो डूबे हुए पैसे हैं वो किसी तरीके से वापस आ सकें या वो बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो वो कैरिंग कॉस्ट किसकी बढ़ जाती है, बैंक की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो भी खर्चे होते हैं जो एक्सेस में हो जाते हैं। मोर ओवर यहाँ पर अगर हम बात करें, हाई लेवल ऑफ एनपीए ऑल्सो पुट्स स्ट्रेन ऑन बैंक्स नेटवर्थ। बैंक की जो नेटवर्थ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल ये बैंक की फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सो वी जस्ट सजेस्ट कि हमें इनिशियली कुछ स्टेप ले लेने चाहिए कि एनपीओ को पहले से टाइम से पहले ही रोका जा सके। तो आरबीआई ने इस चीज़ पर काफ़ी काम किया और 2018 में एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें आरबीआई को ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम 90 दिनों तक का इंतज़ार क्यों करते हैं, हम 90 दिनों से पहले क्यों नहीं एक्टिव होते। अगर हम 90 डेज से पहले ही एक्टिव हो जाएं और ऐसे जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको स्टार्टिंग से अगर हम पहले ही ग्रिप में ले लें तो इस तरह की नौबत ही ना आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने स्पेसिफाई करे थे स्पेशल mention account. Let me show you in the other slide. Yes, special mention accounts. Special mention accounts were introduced by RBI in the year 2014 for the early identification of stressed assets. Stressed assets वो assets होते हैं जहाँ से हमें डाउट होना अराइज हो जाता है कि यहाँ से हमें पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो आरबीआई ने 2014 में इन स्ट्रेस्ड एसेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम था स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। चलिए जानते हैं व्हाट आर स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। देखिए मैंने आपको कैटेगरीज बताई, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लास्ट में कौन सी होगी, लॉस। तो जो हम स्टैंडर्ड एसेट की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एसेट को एनपीए की कैटेगरी में जाने के लिए कम से कम कितने दिन लगते हैं, 90 डेज। तो इन 90 डेज में आरबीआई का ये कहना था इन 90 डेज में क्यों ना हम कुछ काम करें,
90 डेज बहुत दूर है, उससे पहले हमारे पास अभी 90 दिन है। इन 90 दिनों में क्यों नहीं हम इन स्टैंडर्ड एसेट्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हम तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 91st डे ही डालते हैं। तो 90 डेज में हम कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि हम उस प्रॉब्लम से दूर रह सकें। तो 90 डेज में क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज के SMA बनाए गए। SMA 0 मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट O, SMA 1, SMA 2। अब SMA O जो है ये स्टार्टिंग है 1 to 30 डेज, मतलब 1 महीने के अंदर। अगर मान लीजिए जैसे 1 जनवरी 2022 को ड्यू डेट थी, तो उसे पहले ही वहाँ से जवाब आ गया कि हम आपकी कोई भी पेमेंट नहीं देंगे, तो हम उनको अकॉर्डिंगली डील आउट कर सकते हैं। तो हमें रिएक्टिव होने की बजाय प्रोएक्टिव होने की बात की गई है। तो 1 to 30 डेज के बीच में SMA O कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, अगर वो इसमें भी पैसे नहीं देता तो हम उसको 31 to 60 डेज में डाल देते हैं कि अगले 2 महीनों में दे देगा, तो ये बन गया SMA 1। अभी भी इतना वरी करने के पॉइंट नहीं है, बट अगर वो एसेट हमारा कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, SMA 2, 61 to 90 डेज, तो डेफिनेटली अब ये पॉइंट जो है कंसीडरेबल है, अभी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन सकता है। तो मतलब SMA अकाउंट्स के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए तो RBI ने क्या किया, NPA को मैनेज करने के लिए RBI ने 2014 में एक स्कीम लॉन्च करी ताकि वो अपने स्ट्रेस एसेट्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर सके। स्टैंडर्ड एसेट को NPA में कन्वर्ट होने के लिए 90 डेज लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 3 कैटेगरीज बना सकते हैं। फर्स्ट टू 30 डेज में SMA हो जिनसे पैसे नहीं रिसीव हो, अगर 31 से 60 डेज में नहीं रिसीव हो रहे तो SMA 1, और 61 से 90 डेज नहीं तो SMA 2। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस तरीके से द RBI इज जस्ट ट्राइंग टू मैनेज देयर NPAs। चलिए अब हम बात करेंगे इनकी कैटेगरीज की। अब हम इनके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये कैटेगरीज आपको ईजिली समझ आ गए। कैटेगरीज ऑफ NPA में हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट। सबसे पहले कौन सा आ गया, स्टैंडर्ड एसेट, राइट। स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इनमें कोई भी किसी भी तरह का कोई सीरियस रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड एसेट है, तो ये हमारे परफॉर्मिंग एसेट हैं। तो यहाँ पे जो प्रोविजन का है, प्रोविजन अगर हम बात करें तो परफॉर्मिंग एसेट के लिए 0.40, और अगर हमने कोई एडवांस दिया है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर या स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को, तो वहाँ पे जो हम प्रोविजन बनाएंगे वो बनाएंगे 0.25%। ये आपको एज इट इज लर्न करना होगा। उसके बाद बात करेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट की। सब स्टैंडर्ड एसेट जो है ये नॉन परफॉर्मिंग टाइम ड्यूरेशन में आए हैं। The asset which has been non-performing for more than 90 days but less than 120 days। अभी 90 days मतलब NPA की कैटेगरी में आ गए, बट 120 days अभी नहीं हुए हैं। इन दैट केस वी आर गोइंग टू मेक द प्रोविजन ऑफ 15%। बट अगर अनसिक्योर्ड एसेट की बात करें तो जो प्रोविजन की परसेंटेज है वो रहेगी 25%। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट की बात करें, एक एसेट को डाउटफुल एसेट तब माना जाता है जब उसके जो सब स्टैंडर्ड एसेट हैं वो हमने अनपेड रखे हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स, बट अभी तक उनको लॉस एसेट डिक्लेयर नहीं किया गया। 12 महीने से ज़्यादा मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, बट अभी भी वो लॉस एसेट की कैटेगरी में नहीं है। कुछ हो बाकी है, शायद वहाँ से आ सकता है, बट प्रोविजन का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 25% 1 ईयर के लिए जो अनपरफॉर्म्ड एसेट है, 40% जो एसेट अनपरफॉर्म्ड है 1 to 3 ईयर के लिए, और 100% उन एसेट्स के लिए जो अनपरफॉर्म्ड है फॉर मोर देन 3 ईयर। ये यहाँ से इनकी परसेंटेजेस है। और इसके बाद डाउटफुल एसेट के बाद जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी आ जाती है वो आती है हमारे पास लॉस एसेट। लॉस एसेट्स कौन से हुए, एसेट्स विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज टोटली बैड। टोटली बैड जैसे कि मैंने बताया था, बैंक मैनेजर ने कह दिया है, या हमारे RBI के ऑफिसर ने कहा है, या फिर बैंक के ऑडिटर ने, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिटर हो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अब इस पर्टिकुलर NPA से हमें किसी भी तरीके की कोई रिकवरी के चांसेस नज़र नहीं आते, तो हम उसको लॉस एसेट मानते हैं। यहाँ पर जो प्रोविजन होगा वो होगा 100%। सो ये हमारी कुछ क्या थी कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ एसेट्स, प्रोविजंस उनके। अगर हम बात करें कि जो हमने ये NPAs के बारे में डिस्कस करा है, क्या कारण क्या है, ये NPAs क्यों अराइज होते हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द पैरामीटर्स। तो इसमें कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से NPAs अराइज होते हैं, जिसमें हमारे पास मार्केट फेलियर, यस, बिल्कुल डिफॉल्ट, जानबूझकर
इसी इंटेंशन से लोन लेना कि पैसे वापस नहीं करने हैं, हम किसी की इंटेंशन नहीं जान सकते। पुअर फॉलोअप, सुपरविजन में कमी बैंकिंग की तरफ से, बैंकिंग स्टाफ की तरफ से, या फिर बैंक्स ठीक से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जाना है, बैंक ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नहीं हम उस पर्टिकुलर एसेट को ग्रिप में ले पा रहे। लीगल फ्रेमवर्क, बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई, लीगल फ्रेमवर्क, कुछ लूप होल्स होते हैं हमारे। तो कुछ ऐसे कारण हैं, जैसे कि एक और हमने देखा, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स मतलब आपने पैसे लिए, आपने एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, बिजनेस में पैसे लगाए, बट आपका वो बिजनेस नहीं चला क्योंकि आपके पास अच्छी स्किल्स नहीं थी। अब वो बिजनेस डूब गया, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप लोन की वापसी कैसे करेंगे, इस वजह से एनपीए बन गया। या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड्स, आपने लोन कुछ और कह के लिया किसी और पर्पज़ के लिए, बट किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, बट किसी अनप्रोडक्टिव जोन में लगा दिया, तो वहाँ पर भी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एनपीएस राइज हो जाते हैं। एंड गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेजर्स लेती रहती है एनपीए के लिए, जैसे सिबिल स्कोर रिलीज किया जाता है। अब लोन देने से पहले हमेशा उस पर्सन का सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट रिलीज कर दी है आरबीआई ने, और बैंक्स के थ्रू टाइम टू टाइम जो भी फ्रॉड्स होते हैं आरबीआई को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स विच द गवर्नमेंट इज टेकिंग, द आरबीआई इज टेकिंग। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। एनपीए के फर्दर एक और पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट की। आज हमने सिर्फ एनपीए के बारे में पढ़ा, उसकी कैटेगरीज को पढ़ा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।